आसमां को झुकाने की नहीं, शोहरत को आसमां तक ले जाने की ख्वाहिश थी। ठोकरें लगती गईं, हम संभलते गए, क्योंकि मेरे हौसलों को मुझसे अर्श पर जाने की फरमाइश थी। मात्र 10,000 रुपए से अपना कारवां लेकर चले हकीम मंसूरी जी आज न जाने कितने लोगों को रोजगार देते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनके पास किसी ज़माने में पेट्रोल डलवाने के पैसे न थे, वो न जाने आज कितने लोगों के सपनों को उड़ान देते हैं। जिनको खुद कंप्यूटर का ज्ञान न था, उन्होंने आईटी सेक्टर में नेशनल लेवल पर 2 आईटी कंपनी बनाकर खड़ी कर दी। एक वक्त था जब खुद के सपनों का आशियाना तक मालूम न था, और आज रियल एस्टेट में दुनिया भर में अपनी नाम की छाप छोड़कर सरोज को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। सलाम है ऐसे जज्बों को, सलाम है ऐसी शख्सियत को, उनके हौसलों को, उनकी उड़ानों को। तो आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी से जिन्होंने ना कि केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे सरोज को रिप्रेजेंट किया। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर हकीम मंसूरी जी से। सो वेलकम सर हमारी SGVS की डॉक्यूमेंट्री में। तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कुछ बताइए। अच्छा लगा बेटा आप लोगों से मिलके। मुझे खुशी हो रही है कि आप यंगर्स हैं, आप लोग कुछ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मतलब ऐसे लोग जो पहले कुछ कर चुके हों उनसे सीख के और आप आगे बढ़े। सबसे पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी है और आप लोगों का समय देने के लिए धन्यवाद। देखिए, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं सरोज से रहने वाला हूं, सरोज का रहने वाला हूं। मेरी पैदाइश सरोज की रही है। पिछले 25 से 30 साल मुझे कारोबार करते हुए हो गए हैं। बिजनेस में मैंने अलग अलग फील्ड में काम किया है। शुरुआती दौर में मैं कुछ एजेंसीज चलाता था, फिर उसके बाद मैंने रियल एस्टेट बिजनेस में काम किया और रिसेंटली मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, IT सेक्टर है। मैं IT को रियल एस्टेट के साथ मतलब इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जिससे एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म बिल्ड करना मकसद है यहाँ पर कि रियल एस्टेट वालों को एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा लाइक जोमेटो, ओला, उबर, इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, ऐसा एक रियल एस्टेट वालों को प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ मैं, जिससे कि वो उनके मतलब रियल एस्टेट डेवलपर हैं, उनके कॉलोनाइजर्स हैं, उनके सप्लायर्स हैं, उनके वेंडर्स हैं, वो सब एक जगह से ऑर्गेनाइज वे में काम करें अपना। तो बाकी मेरे एक फैमिली है, मैं सरोज में पहले रहा हूँ। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे भोपाल जाके रहना है, तो हायर एजुकेशन के लिए मैं वहाँ बच्चे रह रहे हैं तो मैं भी वहीं पे रहता हूँ। अभी जो IT कंपनी है उसका हेड ऑफिस अभी भोपाल है। अभी उसको हम थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं, कुछ दिल्ली या दुबई में हमारा उसका सेटअप प्लान है। बाकी रियल एस्टेट का जिला विदिशा में काम है मेरा। ठीक है, थैंक यू। मेहनत कभी बेकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, एंड यू आर जस्ट अ सेम एग्जाम्पल फॉर अस। और आपने बताया अभी आप IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको ये करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए बेटा, बहुत अच्छा आपने शेयर किया है। हरिवंश राय जी की बच्चन की आपने जो कविता बोली कि कोशिश कभी बेकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बहुत ही अच्छा आपने एक कोट पकड़ा है। आप जीवन में अगर इसको एग्जाम अपने अंदर लेंगे तो बहुत सफल होंगे ना। जैसा कि आपने पूछा मुझसे कि आपकी रियल एस्टेट या IT में जो करियर आपने बनाया है उसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, तो मैं बात करूँगा कि रियल एस्टेट जो मेरा बिजनेस था, सबसे शुरू में अगर मैं बात करूँ तो मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो जो काम मुझे मिलता जाता था मैं वो काम करता था। अगर मुझे कोई एजेंसी समझ में आ गई वो काम कर लिया, कोई मतलब ट्रेड समझ में आ गया मैंने वो काम किया। बट समय के साथ मैंने जाना कि रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत स्कोप है और यहाँ इंडिया में मतलब ये जो फील्ड है ये मतलब बढ़ती जाएगी आगे, क्योंकि दुनिया में बाकी सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट है ना वो आप रीमैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बार बार मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन लैंड जो है ना वो आप बार बार डेवलप नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो अगर इस फील्ड में अगर मैं काम करूंगा तो मैं हो सकता है ज़्यादा सफल रहूं। तो शुरुआती दौर में मैंने रियल एस्टेट बिजनेस में काम किया। रियल एस्टेट बिजनेस में जब मैंने 15 साल काम किया, शुरू के 10 साल जब मैंने काम किया, उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें एक लेक है, बड़ा लेक, वो है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट को अगर इस बिजनेस में डाल दिया जाए तो ये लेक खत्म किया जा सकता है और इससे बिजनेस को स्पीड अप किया जा सकता है। तो मैंने पर्सनली कुछ काम किए, चूंकि डेटा मैनेजमेंट करने में IT बहुत सक्षम है,
सॉफ्टवेयर कंपनीज कंप्यूटर वगैरह बहुत सक्षम होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो जिससे कि हम अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर पाए, डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाए। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं मार्केट में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिला जो होल रियल एस्टेट बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म पे बिल्ड कर पाता हूँ। तो मुझे यहाँ से एक नई इंस्पिरेशन मिली और मैंने अपने खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये एक प्रोडक्ट बनाने की प्लान किया था। आगे चल के मुझे समझ में आया कि ये पूरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। तो 2018 और 19 के दौर में मुझे समझ में आया कि अगर मैं आईटी को रियल एस्टेट में इंटीग्रेट कर दूं तो ये इंडिया की एक बिगर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो इस वजह से फिर मैंने 2019 से आईटी कंपनी शुरू की, जिसको कि आज आप लोग जानते हैं ईगल नेत्र के नाम से। थैंक यू। कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, बेवक्त किसी काम से कभी डिगना नहीं, थकना नहीं। बेखौफ रहो, बेखौफ रहो, अनजान रहो हर मुश्किल से, अफसानों से। जिसके हाथों जीत नहीं उसकी कोई पहचान नहीं। सर, आपके करियर में आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस की होंगी जो आपको चैलेंजिंग लगी होंगी, तो आपने उनको ब्रेक करके ये अचीव कैसे किया? देखिए, जब आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, आपकी जो क्षमता होती है उससे थोड़ा बड़ा काम करते हैं, तो वो आपको शुरू में प्रॉब्लम लगती है। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर एक 10 का टेबल नहीं आता, मतलब 8 का टेबल नहीं आता, तो मुझे क्या लगेगा? वो चैलेंजिंग लगेगा, वो मुझे प्रॉब्लम लगेगी पहले, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे मैं उसे सीख जाऊंगा, क्या होगा? आपका आसान हो जाएगा। तो कोई भी जिसे हम प्रॉब्लम मानते हैं बाहर से, वो हमारे अंदर की एक क्षमता की कमी होती है, कैपेसिटी की कमी होती है। हमें क्या करना होता है? उस क्षमता को बढ़ाना होता है। जैसे ही हमारी वो क्षमता बढ़ती है, वो प्रॉब्लम खुद ब खुद छोटी हो जाती है। तो जब भी आप किसी भी चीज को सामने देखें कि ये प्रॉब्लम है, तो समझ जाए कि आपका मेंटल लेवल उससे नीचे है, इसीलिए आपको ये चैलेंजिंग लग रहा है। आपको क्या करना है? अपना मेंटल लेवल थोड़ा ऊपर उठाना है, अपनी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाना है, अपनी एबिलिटी बढ़ाना है, कुछ भी ऐसा करना है जो कि उससे बड़ा हो जाए, जो चैलेंज है आपके सामने उससे बड़ा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आईटी कंपनी खोलना है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है कि मुझे आईटी समझ में नहीं आता, तो अब मुझे क्या करना होगा? आईटी को सीखना होगा। और अगर मैंने आईटी सीख ली तो अब मेरे लिए वो चैलेंजिंग रहेगा, तो ये ब्रेक हो गया वो चैलेंज, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम लग रही है, दैट मीन्स आपका मेंटल लेवल उस प्रॉब्लम से नीचे है अभी। क्योंकि ऐसा सिंपल है, एक आप 3 बच्चे हैं मान लेते हैं, आपको 8th का टेबल आता है, इनको 9th का आता है, इनको 10th का आता है, ठीक है ना। आपके लिए 9th का टेबल क्या है? कठिन है। अच्छा ना, चैलेंज है क्या? नहीं है, प्रॉब्लम है नहीं है आपके लिए। आपके लिए 9th का 8 का है क्या? 8 का नहीं है ना आपको, चूंकि आपको आता है। तो प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, हमारे अंदर होती है। हमें उससे डील करना आना चाहिए, हम उससे बड़ा होना आना चाहिए। जैसे हम उससे बड़े होते हैं, प्रॉब्लम खुद ब खुद गायब हो जाती है। लोग कहते हैं भूखे पेट कभी भजन नहीं होते, पर हमने तो मुकद्दर बदलते देखे हैं। हो बुलंदगर तेरे अरमानों की पैमाइश तो मंजिल मिल ही जाती है, वरना कंकर डूब जाते हैं पानी पर, और हमने जहाज भी समंदर पर तैरते देखे हैं। सर, आज की यूथ के लिए आपका कोई मैसेज? हाँ, ये जो यूथ है, आप लोगों के पास बहुत एनर्जी और बहुत समय है, शायद नया दौर है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो यूथ है अपना समय फोकस्ड होके अपने डेवलपमेंट पे काम करें, अपने करियर पे ध्यान लगाएं। आज बहुत डिस्ट्रक्शंस आ गए हैं, सोशल मीडिया जैसा डिस्ट्रक्शंस बहुत भारी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो आईटी है या जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लोग आपका ध्यान मांग रहे हैं। हर तरफ से लोग आपका ध्यान मांगते हैं, टीवी आपका ध्यान मांगती है, मोबाइल आपका ध्यान मांगता है, बहुत सारे फजूल यूट्यूबर्स या बेकार के सोशल मीडिया आपका ध्यान मांगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ध्यान है, आपका अटेंशन है। तो पूरा ध्यान मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने ध्यान को फोकस्ड करें, अपने डेवलपमेंट में लगाएं, दूसरे को अपना ध्यान न दें। क्योंकि आपका ध्यान आपके ऊपर लगेगा तो आपका विकास होगा। अगर किसी फिल्म पे लग जाएगा तो फिल्म का विकास हो जाएगा, वो अमीर हो जाएगी।
है ना, किसी दूसरे सोशल मीडिया पे लग जाएगा, वो उसका आपको थोड़ा सा उसको एंटरटेन हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि ये जो दौर होता है इस उम्र में आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसी दौर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। हमें मतलब ऐसे चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो हमारे जीवन में हमें कामयाब नहीं करती बल्कि हमें परेशानी में डालती हैं। तो इस दौर में हम ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बचें जो हमें मिसगाइड करते हो, गलत दिशा में लेके जाते हो, और इस दौर में हमारा ध्यान केंद्रित करके हम करियर पे और जीवन की सफलताओं पे निर्धारित करें। Thank you, sir. We have learned so much from you, and thank you for providing us this opportunity and giving us time. Thank you very much, sir. तो चलिए जानते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कुछ करीबी लोगों से। तो जैसे कि हम जानते हैं आज मिस्टर अब्दुल हकीम मंसूरी जी एक सक्सेसफुल इंसान हैं, तो कैसा रहा उनका व्यक्तित्व बचपन से? जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कामयाबी ईमानदारी के अंदर रखी है, और ईमानदारी से जो भी कोई काम करेगा वो कामयाब होगा ही होगा, है ना? तो इसके लिए अल्लाह का करम और एहसान है कि उसने हकीम भाई को तौफीक दी इस बात की कि वो ईमानदारी से काम करें, और उन्होंने ईमानदारी से ही काम किया, जिसकी वजह से अल्लाह ने आज उनको कामयाब किया।